Morning students, this is your physical education class and I am going to start lesson 1, chapter number 1. The name of the chapter is planning in sports. जैसा कि आप नाम देख रहे हैं planning in sports. So simply the chapter means how and which way plans should be made so that the sportive events can be carried out successfully and efficiently. Let's see a quotation here given by Brian Tracy. A clear vision backed by definite plans gives you a tremendous feeling of confidence and personal power. जैसा कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपकी विजन्स बिल्कुल क्लियर हैं और उसके बैक्ड अप बाय डिफरेंट प्लान्स और उसके बैकअप में आपने डिफरेंट प्लान्स बनाए हुए हैं, इफ़ यू आर वेल प्लान्ड and your vision is very clear, surely you will be full of confidence and personal power. तो आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर होगी. नाउ सी द टॉपिक 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है और प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, हमें ये पढ़ना है यहाँ पे. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वी कैन सी सो मेनी डिफरेंट quotations and definitions are here given by different experts. Let's see one written by Theo Hamann. Planning is deciding in advance what is to be done. Planning एक एडवांस में प्रिपरेशन होती है हमें फ्यूचर कोर्स के एक्शंस को लेकर के, यानी हम भविष्य में क्या करने वाले हैं इस चीज़ को अगर हम टाइम रहते हुए अगर पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि यस दिस इज ए प्रायर प्लानिंग और प्लानिंग. व्हेन ए मैनेजर प्लान्स ही प्रोजेक्ट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर फर्दर अटेम्प्टिंग टू अचीव अ कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस एंड एट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. जब कोई भी एक व्यवस्थापक कोई भी प्लानिंग करता है तो फ्यूचर कोर्स एक्शंस को वो बिल्कुल प्रोजेक्ट में रखते हुए, प्रोजेक्ट्स करते हुए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए वो सारे स्टेप्स को लेता है फॉर फर्दर अटेम्प्टिंग टू अचीव ए कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस, ताकि आगे जो भी उसके एक्शंस होंगे वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें, कोऑर्डिनेट रहें. कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि हमने स्टेप 1 में अगर कोई चीज़ सोची है तो वो स्टेप 2 से बिल्कुल मिलता हो, उसे वो स्टेप अप हो, आगे बढ़े. ऐसा ना हो कि हमारी प्लानिंग्स डिसऑर्डर्ड हों, एक ऑर्डर्ड वे में चले जिससे कि आपस में उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में उनकी जो इंटरलिंक है वो प्रॉपर्ली बनी रहे. एम्ड एट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. अच्छा, दिस इज़ द मेन थिंग. व्हेनेवर वी मेक एनी प्लान आवर फोकस इज़ टू अचीव द रिजल्ट. हमारा सीधा उद्देश्य होता है कि हम किसी भी रिजल्ट को अचीव करें. सपोज करिए कि अभी हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, तो इसमें हमारी प्लानिंग ये होगी कि हम पहले आपको इस चैप्टर की मीनिंग को क्लियरली समझाएं, हर एक टॉपिक को क्लियर आउट करें. रिजल्ट क्या होगा इसका एंड में कि अगर आपकी हर एक वर्ड, हर एक मीनिंग, हर एक टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर्ड होगी अच्छे से, तो जो भी फ्यूचर कोर्स सेक्शंस होने हैं, जैसे टेस्ट होने हैं, एग्जाम्स होने हैं, वो आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो द डिजायर्ड रिजल्ट इज़ टू अचीव गुड मार्क्स. एंड हाउ यू कैन गेट द गुड मार्क्स? थ्रू थॉरली प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ द लेसन. ये इसका प्लानिंग हुआ. सो दिस इज द बेस ऑफ प्लानिंग. सी अनदर कोटेशन. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. एक एक्सपर्ट है कुन्स एंड ओ डोनेल, जिनका मानना है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है. यह दिमाग के द्वारा किया जाने वाला एक प्रोसेस है, एक कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें कि हम बिल्कुल सोच समझ करके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं. द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पज, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स. जिसकी बेस क्या होती है हमारा? ऑन द डिसीजन ऑफ पर्पज. मतलब प्लानिंग का जो बेस होता है वो पर्पज़ होता है. हम प्लानिंग अपने पर्पज़ को ध्यान में रख के करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम लास्ट में चल करके अपने किस पर्पज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं. अगर वो पर्पज़ ही फुलफ़िल ना हुआ तो फिर हमारी प्लानिंग किस काम की. यानी प्लानिंग का एक आप कह सकते हो एस्पेक्ट है पर्पज़, दूसरा एस्पेक्ट है फैक्ट. प्लानिंग ऐसा हो जो बिल्कुल फैक्चुअल हो, वो इमेजिनरी ना हो, काल्पनिक ना हो. एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स. और जो भी हम आंकड़े ले रहे हैं, जो भी हम एस्टिमेशंस कर रहे हैं, वो बिल्कुल कंसिडर्ड हो, वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए. वो बिल्कुल हमारे कंसिडर में होना चाहिए, हमारे थॉट में होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और वो आगे चलकर किस तरीके रिजल्ट्स देगा. सो इन दिस वे यू कैन सी हियर सो मेनी डिफरेंट definitions given by different experts. You will go through this. Let's continue further. After this you will see
The objectives of planning. There are so many objectives. Why we should make a plan before starting any course of action. कोई भी काम करने से पहले हम किस प्रकार की प्लानिंग करें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी कि कोई भी योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है। टू अवॉइड लास्ट मिनट रिहर्सल्स। प्लानिंग इसलिए करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे चल के, सपोज़ करिए कोई भी गेम है या कोई एग्ज़ाम है, वो एक फ़िक्स ड्यूरेशन का होता है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 8 आवर, ऐसे फिक्स ड्यूरेशंस के गेम्स और एग्ज़ाम्स या टेस्ट्स होते हैं। तो अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो लास्ट मिनट में चल करके हम बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, यह सोचते हुए कि अब तो हमारा लॉस हो रहा है, अब हमें जो भी करना है, डू और डाई का सिचुएशन लास्ट मोमेंट पे आ जाता है। सो टू अवॉइड दैट डू और डाई सिचुएशन, दैट बिकॉज इन द लास्ट मोमेंट व्हाट वी डू, वी बिकम टोटली फुल इन हैसल्स, हम एकदम बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो लास्ट मिनट का हैसल ना हो, ऐसा ना हो कि हम पूरे फुल टाइम जो भी मैच रहा, कोई भी गेम हमने खेला, वो 1 आवर का गेम था, तो हम 50 मिनट्स तक बिल्कुल बिना प्लानिंग के ऐसे ही इजीली खेलते गए। लास्ट मोमेंट पे हमें लगा कि नाउ आई कैन लूज़ द और वी कैन लूज़ द गेम। तो लास्ट मोमेंट पे चल करके हम इतना ज़्यादा जो है क्यूरियस हो जाते हैं कि वी स्टार्ट प्लेइंग द गेम और वी स्टार्ट डूइंग एनी टाइप ऑफ trials or exams or attempting the tests in such a hurry that we loses everything. इतने जल्दबाजी में करते हैं कि सब खत्म हो जाता है। So the purpose of planning is to execute any program in a streamlined manner. एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से करने के लिए ये प्लानिंग हम बनाते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हुआ। So that it runs smoothly from start to finish, ताकि शुरू से लेके अंत तक हम जो भी गेम खेलने जा रहे हैं, जो भी टेस्ट देने जा रहे हैं, जिस प्रकार का भी हमारा ट्रायल चल रहा है, उस पे हम प्रॉपरली फिनिश अप कर सकें। एन इवेंट लाइक स्पोर्टिव टूर्नामेंट इन्वॉल्व्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अपार्ट फ्रॉम द organizing committee and the players, there will be sports officials, audiences, guests, media persons, etc. The comfort and interest of all these groups have to be taken into account. Furthermore, the matches have to be held on time. Since they are conducted live, the organizers cannot afford to have any last minute slip ups. This is why planning is vital in order to make the tournament a success. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आजकल के जो भी मैचेस हो रहे हैं, दे आर जस्ट टेलीकास्टेड लाइव, वो लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो हम उसमें कोई भी लैप्सेस, स्लिप अप्स नहीं छोड़ सकते लास्ट मिनट में। इसलिए क्या होता है कि हमें प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उस की प्लानिंग करनी पड़ती है, जिससे कि सारे इन एलिमेंट्स के बीच में, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स हों, ऑडियंसेस हों, गेस्ट हों, मीडिया पर्सन्स हों, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे एंड वेरी सक्सेसफुली वी कैन फिनिश अप द गेम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इज टू एफिशिएंटली सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ उस गेम के दौरान, उस स्पोर्ट्स के दौरान आएगी, हम उसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें, सुपरवाइज कर सकें, बीच में कोई किसी प्रकार का कोई भी जो है हरीअप ना हो, हैसलिंग ना हो, कोई चैन ब्रेकअप ना हो, सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलती रहें। इसके लिए हम एफिशिएंट सुपरवाइजिंग के लिए प्लानिंग करते हैं। लाइक सी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़। कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है उसमें बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। अब कोई स्पोर्ट शुरू होगा तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मैचेस, बहुत सारे मैचेस कराए जाते हैं, इंटरव्यूज़ होती हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ गेस्ट्स होता है, गेस्ट आते हैं, ठहरते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे प्लेग्राउंड्स होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है, फिर मेंटेनेंस के लिए हमारे पास स्टाफ होते हैं, इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, तो ये सब कुछ सुपरवाइज हो सके, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। अ गुड प्लानिंग कमिटी टेक्स नोट्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स। अब जो गुड प्लानिंग कमिटी होगी, इन सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, डेलीगेट्स को ध्यान में रखते हुए, सब कमिटीज़ टू हैंडल ईच ऑफ देम एंड सुपरवाइज देम एफिशिएंटली। मीन्स जो भी कंपोनेंट्स उस गेम्स और स्पोर्ट्स के हुए, जो भी डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी सब कमिटीज़ होंगी, प्लानिंग अथॉरिटी अगर एक हमारी इंस्टीट्यूट हुई तो उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज़ होती हैं। सब कमिटीज़ की अपना अलग अलग जो है वर्क होता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट कमेटी हो सकती है, कोई डेकोरेशन कमेटी हो गई, अनाउंस करने के लिए अनाउंसमेंट कमेटी हो गई, मान लीजिए किसी खिलाड़ी के साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट एड कमेटी होती है। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कमिटीज़। तो इन कमिटीज़ के बीच में प्रॉपरली जो है चैनलाइजिंग हो सके और सब अपने काम एफिशिएंटली कर सकें, इसके लिए ये हम प्लानिंग करते हैं। सो एफिशिएंट सुपरवाइजिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो द
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग टू कोऑर्डिनेट सक्सेसफुली। जैसा कि मैं अभी बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं कोई भी एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुली जो है कंडक्ट कराने के लिए, तो उन कमिटीज़ के बीच में आपस में जो है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, यानी प्लानिंग हम इस तरह से करें कि कोऑर्डिनेशन किसी भी कमिटी के बीच में ब्रेकअप ना हो। फोर्थ पॉइंट इज़ टू अवॉइड मिस्टेक्स। जब हमारी प्लानिंग बिफोर हैंड रहेगी, प्रॉपरली रहेगी, तो हम जो है मिस्टेक्स नहीं करेंगे। दो मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन वंस और ट्वाइस। ऐसा माना जाता है कि चाहे कितनी भी हम प्लानिंग कर लें, इट्स नेचुरल दैट वंस और ट्वाइस वी विल गो विद द मिस्टेक्स। हम गलतियां कर देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड प्लानिंग इज़ टू इंश्योर दैट देयर आर एज फ्यू ऑफ देम एज पॉसिबल। बट प्रॉपर प्लानिंग से हम अपने मिस्टेक्स को बहुत ही कम कर सकते हैं। जस्ट वी कैन ब्रिंग अप टू द लिस्ट पॉसिबिलिटीज़, एकदम कम से कम पे ला सकते हैं। अ पुअरली प्लान्ड इवेंट विल लीव एवरीवन फ्रॉम द गेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स अनसेटिस्फाइड। अगर हमारी प्लानिंग पुअर है तो गेस्ट से लेके ऑर्गेनाइजर से लेके प्लेयर्स तक सब लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे उस टूर्नामेंट में। इट विल ऑल्सो क्रिएट ए बैड इंप्रेशन फॉर द ऑर्गेनाइजर्स एंड दे विल लूज देयर क्रेडिबिलिटी। देयरफॉर अ डिटेल प्लानिंग इज एसेंशियल इन केस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। क्लियर? टू मेक रूम फॉर इनोवेशंस। अब प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सुपरवाइज भी ठीक से हो रहा है, तो कहाँ कमी आ रही है, क्या कुछ और क्रिएटिव हम कर सकते हैं, इसके लिए चांसेस बनेंगे। वी विल गेट ए प्रॉपर टाइम एंड अ चांस टू क्रिएट समथिंग न्यू। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इटसेल्फ क्रिएट्स ए स्पेस फॉर ब्रिंगिंग अप आइडियाज़ टू मेक द इवेंट्स मोर इंटरेस्टिंग। कोई भी इवेंट कराने के लिए अगर हमने प्लानिंग किया हुआ है तो वाइल द मैच और द इवेंट इज़ ऑन इन प्रोग्रेस, उस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ आती रहती हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बिकॉज वी आर गोइंग विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चल रहे होते हैं, तो वी कैन ऐड सम मोर आइडियाज़, सो डेट इज़ ए रूम फॉर इनोवेशन। दिस इज़ हाउ एवर पॉसिबल when only when the planning committee communicates openly with its members and seeks their cooperation and suggestions। ये तभी संभव है जब प्लानिंग कमेटी जो है अपने सारे मेंबर्स के साथ उनके कॉपरेशंस और उनके सेशंस को लेते हुए आगे बढ़ती है। टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अब हमारे जितने प्लेयर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका हम बेस्ट किसी भी इवेंट में ले सकें, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। इफ़ द एंटायर इवेंट इज़ प्रॉपरली प्लान्ड एंड द इवेंट एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड, इट लीव्स द प्लेयर्स फ्री टू फोकस ऑन देयर परफॉर्मेंस। They don't have to worry about irregularities like poor equipment, matches not beginning on time, lack of officials, etc. As the planning committee is taking care of these elements, they can concentrate on their competition and give their supporters an exciting match. Now see, वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा भी हमने आपको बताया कि कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें बहुत सारी जो है कमिटीज़ होती हैं, एंड ईच कमिटी हैज़ टू कैरी आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू finish the tournament properly and successfully. Sport events tend to be huge occasions that need careful planning and execution. Even for something as small scale as a school sports week, the teachers have to get involved, prepare a budget, select student volunteers for putting up posters, oversee the games, decide the winners, award prizes, etc. These are the parts in a ये सभी चीज़ें जो है किसी भी टूर्नामेंट के पार्ट्स हैं। क्लियर? अ जनरल कमिटी इज़ यूजुअली फॉर्म टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट। इट बिल्ड्स सब कमिटीज़ टू वर्क अंडर इट एंड लुक आफ्टर सेपरेट ड्यूटीज़। द जनरल कमिटी इज़ लेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हु सुपरवाइजेज द एग्जीक्यूटिव कमिटी विच फर्दर मैनेजेस द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। सो जैसा कि आपने देखा कि जस्ट गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट, आपको क्लियरली समझ में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होते हैं किसी भी किसी भी जो टूर्नामेंट या इवेंट हम कराने जा रहे हैं, चाहे वो आपका स्कूल स्पोर्ट्स वीक हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हो, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो, इंटर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट हो, नेशनल हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का भी अगर आप कोई भी गैदरिंग करा रहे हैं जो कि स्पोर्टिव इवेंट के नाम पे हो रहा है, तो उसको हम टूर्नामेंट का नाम देते हैं, जो कि काफ़ी दिन तक चलता है। अब उसमें आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जिसका हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो वेरियस कमिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट कराती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स स्पोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आती है। ये सभी ऑर्गेनाइज करती हैं। अब ऑर्गेनाइज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे
पब्लिसिटी कमिटी, अब गेम्स कराना है तो उसके लिए उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन अचीव मोर व्यूअर्स, मोर ऑडियंस। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, प्लेयर्स कहाँ आएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे प्लेग्राउंड टू होटल और देयर लॉजिंग कैसे आएंगे जाएंगे, ये उनका ड्यूटी होता है। ट्रांसपोर्ट कमिटी होती है, ट्रांसपोर्ट ले जाना ले आना। बोर्डिंग और लॉजिंग यानी उनको उनके होटल्स पर ठहराना प्लस उनको फूडिंग ये सब चीज़ों की व्यवस्था करना, ठीक है। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, आप ग्राउंड्स का देख रेख करने के लिए और वेरियस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी गेम्स स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए कमेटी होती है। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, अब रिफ्रेशमेंट के लिए बीच बीच में गेम्स चलते रहते हैं तो रिफ्रेशमेंट्स आते रहते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं बहुत सारे बीच में, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग कमेटी बना दी गई। रिसेप्शन कमेटी, अब जो भी गेस्ट्स आएंगे उनके लिए एक रिसेप्शन कमेटी होगी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है तो आजकल आप देखे होंगे कि वाइल द टूर्नामेंट इज़ गोइंग टू स्टार्ट और एंड अप उसके लिए डेकोरेशंस और सेरेमनी की जाती है, तो उसके लिए एक अलग कमेटी हो गई। कमिटीज़ ऑफ एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं, पूरा उसका लेआउट, फिक्सचर क्या है, इसके लिए आपकी कमेटी ऑफ ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स हो जाएंगे। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, अगर VIPs हैं, ऑफिशियल्स टाइप के लोग हैं, कौन कौन से उसमें मान लीजिए आपके आ जाएंगे अनाउंसमेंट के लिए आपके जो कमेंटेटर्स होते हैं वो हो गए, और भी वेरियस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए एक अलग से कमेटी बना दी जाती है जो उनको गाइडलाइन करती रहती है। अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, ये सारे आपकी वेरियस कमिटीज़ हैं एंड दे ऑल हैव देयर पार्टिकुलर ड्यूटीज़ टू वी कैरी ऑन। लाइक से हियर कमिटी फॉर पब्लिसिटी, इनका काम ही है कि किसी भी प्रकार से उस गेम को इतना पब्लिसाइज करिए सो दैट वी कैन अर्न मोर टिकट्स। जितना टिकट्स हम सेल करेंगे उतना मनी अर्न होगा, तो कम से कम बजट की कमी ना आए उस खेल को एग्जीक्यूट करने में, उस स्पोर्ट्स को एग्जीक्यूट करने में, तो बजट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पब्लिसिटी कमेटी आएगी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इनका मेन काम होता है कि कमेटी जो भी आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी बोर्डिंग कराना, उनको लॉजिंग कराना, ठीक है, उनका अराइवल डिपार्चर कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए। फिर ट्रांसपोर्ट कमेटी जो भी होती हैं उनको किस व्हीकल से लेके जाना है ताकि उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना होता है, तो ट्रांसपोर्ट कमेटी हो गई। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, ग्राउंड्स को देख रेख के लिए। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए। और रिसेप्शन कमेटी, द रिसेप्शन कमेटी वेलकम्स द गेस्ट, प्लेयर, ऑफिशियल, ऑडियंस एक्सेट्रा ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटीज़, ये आपकी डेकोरेशंस करती है और जो भी फंक्शंस कराए जाते हैं स्टार्टअप में और एंड्स में वो उसके लिए होती है। एंट्रीज़ और प्रोग्राम्स के लिए कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स आर टास्क्ड विद सेंडिंग आउट एंट्री फॉर्म्स टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस so early that the latter can send their applications on time. The committee then allots slots to the competitors, prepare fixtures if required, build a clear-cut schedule of the programs and prints it so that it may be distributed to all involved parties and readies souvenirs for circulation to the guests, players and officials. ये मेन है आपका कि जब हम फिक्सचर ही डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, हमारे खेल किस तरह से होने, किस किस डे पे होने, किस किस टाइम पे होने हैं, तो उसकी प्रॉपर लेआउट बनाया जाता है जो इस कमेटी का काम होता है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, जो भी हमारे अंपायर्स हैं, रेफरीज हैं, जजेस हैं, इनको और क्लर्क्स हैं, स्कोरर्स हैं, देयर आर सो मेनी यू कैन से एक्सपर्ट्स एंड सो मेनी यू कैन से ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रॉपरली, तो उनके लिए भी एक कमेटी बना दी गई। अनाउंसमेंट कमेटी, जो आपकी कमेंट्री चलती हैं उसके लिए अनाउंसमेंट कमेटी हो जाती है। एंड फर्स्ट एड कमेटी, अगर कोई मिसहैप होता है, किसी प्रकार की इंजरी होती है किसी स्पोर्ट्स पर्सनल को, उसके लिए हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन एंड कम्बिनेशन। मीन्स इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि टूर्नामेंट क्या होता है, व्हाट इज़ टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट, इसके टाइप्स हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, league or round robin tournament and combination tournaments. So 3 types of tournaments are there, you can see here. So what is tournament, what are their types and how they are conducted, ये हम पढ़ेंगे। Students, I think we should finish the chapter today and I will continue the chapter in my next video. Thank you.